सौम्या सुबह देर से सोकर उठती है। जब वो अपने कमरे से बाहर आती है, सौम्या बहू, सुबह के 9 बज गए हैं। ये उठने का कौन सा टाइम है? मम्मी जी आज संडे है, रोज तो सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ ना। तब तो आप नहीं कहती इतनी जल्दी क्यों उठ गई। और मैं मायके में संडे को इतनी देर तक सोती थी। ये तेरा मायका नहीं है, ससुराल है। यहाँ समय पर उठना पड़ता है। बूढ़े सास ससुर को समय पर चाय और नाश्ता देना पड़ता है। सास की बात सुनते ही किचन की ओर जा रही सौम्या के कदम उसके कमरे की ओर मुड़ जाते हैं। वो करुणा की ओर देखती है और अपने कमरे में चली जाती है। अरे यह कहाँ चली गई? अपने कमरे में जा रही है, कहीं फिर से सोने तो नहीं जा रही? आजकल की बहुओं को तो कुछ कहना ही गुनाह है, किसी की बात ही नहीं सुननी। इधर सौम्या अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और बेड पर सो रहे सौरभ को जगाती है। सौरभ उठो, अरे उठो, खुद तो घोड़े बेचकर सो रहे और तुम्हारी मम्मी मुझे सुना रही है। क्या हुआ सौम्या, सोने दो ना। ऐसा कहकर सौरभ तकिए को अपने सिर के ऊपर रख लेता है और करवट बदलकर सो जाता है। सौम्या उसके सिर से तकिया हटा देती है और चादर भी खींच देती है, जिससे सौरभ उठ जाता है। अरे क्या हुआ सौम्या, सुबह सुबह ये सब क्यों कर रही हो? अच्छा, तुम चाहते हो ना कि मैं सुबह सुबह ये सब ना करूं? हाँ यार, मत करो ना। तो जाकर अपनी मम्मी को समझा लो। मैं अभी उठकर किचन में चाय बनाने जा रही थी तो कहने लगी ये उठने का टाइम है। सो तो तुम भी रहे हो, तो सुबह मैं ही क्यों उठूं? अच्छा, तो इसलिए तुम मेरी नींद खराब कर रही हो? हाँ, अब तुम जाओ और चाय बनाओ, मेरे लिए कमरे में लेकर आना। ठीक है यार, चाहता हूँ। सौरभ अपनी आंखें मलता हुआ कमरे से बाहर आता है और किचन में जाता है। करुणा उसे किचन में जाते हुए देखती है। ये कहाँ जा रहा है? सौरभ किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाता है। थोड़ी देर के बाद वो चाय लाकर करुणा और अभय को देता है। पापा मम्मी, ये चाय। उन्हें चाय देने के बाद वो अपनी और सौम्या की चाय लेकर कमरे में जाता है। सौम्या उठो, चाय पी लो। सौम्या और सौरभ दोनों मिलकर चाय पीते हैं। इधर कमरे से बाहर, बहू को जरा सा मैंने सुबह जल्दी उठने के लिए क्या बोल दिया, उसने सौरभ से ही चाय बनवा ली। देर तक तो हमारा बेटा भी सो रहा था, फिर बहू ही सुबह क्यों उठे? पता नहीं आज नाश्ता मिलेगा भी या नहीं। थोड़ी देर के बाद सौरभ और सौम्या दोनों कमरे से बाहर आते हैं और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगते हैं। दरअसल सौम्या की आदत होती है कि किसी से भी बहस हो और अगर उसका मूड खराब हो गया हो तो वो अपना सारा गुस्सा सौरभ पर निकालती है। इसी तरह से एक दिन सौरभ और सौम्या दोनों सुबह ऑफिस जाने के लिए उठते हैं। सौरभ सुबह 6 बजे उठता है और सौम्या घर का काम निपटाने के लिए 5 बजे उठती है। 6 बजे घर की काम वाली निशु के आने का भी वक्त होता है, लेकिन उस दिन निशु काम पर नहीं आती। 6:15 बज गए, आज निशु कहाँ रह गई? बर्तन नहीं धुले तो मैं नाश्ता और लंच कैसे बनाऊंगी? सौम्या निशु को फोन करती है। निशु, कहाँ रह गई तू? आई क्यों नहीं अब तक? दीदी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज काम पर नहीं आएगी। इतना सुनते ही सौम्या को गुस्सा आ जाता है। वो फोन काटकर अपने कमरे में जाती है जहां सौरभ अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा होता है। वो उसके हाथ से कपड़े लेकर बेड पर पटक देती है। अरे क्या कर रही हो सौम्या, मुझे मेरे कपड़े तो निकालने दो। कपड़े बाद में निकालना, पहले मेरे साथ किचन में चलो। क्यों, क्या हो गया? आज नीशु काम पर नहीं आएगी, मैं सारा काम अकेले नहीं करूंगी, तुम्हें खाना बनाने में मेरी मदद करनी होगी। अरे लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो सीखा क्यों नहीं? खाना बनाना भी नहीं आता तुम्हें तो फिर आता क्या है? चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे खाना बनाते हैं। वो सौरभ का हाथ पकड़कर उसे किचन में लेकर जाती है। तुम्हारी वजह से आज मैं भी लेट हो जाऊंगी, मुझे भी टाइम पर ऑफिस पहुंचना होता है। अरे लेकिन मैंने क्या किया है? अगर निशु नहीं आई तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो? तुम्हारी तो गलती है। अगर तुम्हें खाना बनाना आता तो फटाफट सारा काम हो जाता। चलो जल्दी से सारे बर्तन धो दो। सौरभ बर्तन धोना शुरू ही करता है, तभी सौम्या का गुस्सा फिर फूट पड़ता है। मैं सब्जी काट रही हूँ तब तक तुम चाय तो चढ़ा देते हैं, अब ये भी बताना पड़ेगा। अरे तुमने तो कहा पहले बर्तन धो दो। पहले चाय चढ़ा दो फिर बर्तन धो, इसी बीच चाय भी हो जाएगी, तब तक मैं सब्जी चढ़ाती हूँ। ठीक है। सौरभ चूल्हे पर चाय चढ़ाता है, लेकिन सौम्या का गुस्सा अब भी उबाल पर होता है। अरे अब जरा जल्दी जल्दी हाथ चला लो ना, और पहले मुझे कढ़ाई धोकर दो, सब्जी छौंकनी है। इसी तरह से गुस्से गुस्से में वो खुद भी किचन का काम संभालती है और सौरभ से भी करवाती है। इसी तरह से एक शाम सौम्या जब ऑफिस से घर लौटती है तो उसका चेहरा देखकर सौरभ कहता है, क्या बात है सौम्या, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? काफी गुस्से में लग रही हो। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे मैंने क्या कर दिया? हर बात पे तुम मुझे क्यों बोलती हो यार? मैंने तो तुम्हें कुछ बोला भी नहीं है। दरअसल ऑफिस में किसी काम में देरी होने पर बॉस ने सौम्या को अच्छा खासा सुनाया होता है, जिससे सौम्या का मूड खराब था।
लेकिन घर आकर वो अपना सारा गुस्सा सौरभ पर निकालना शुरू कर देती है। तुम क्या बोलोगे? हैं? तुम क्या ही बोलोगे? कुछ बोलने लायक हो क्या तुम? अरे क्या हो गया यार, तुम्हें दौरे पड़ने लगे हैं क्या? कैसे बहकी बातें कर रही हो? हाँ, अब तो मैं पागल ही लगूंगी। मुझे पागल साबित कर दो ना और कर लो दूसरी शादी। दूसरी शादी? इसमें दूसरी शादी कहाँ से आ गई? मैंने तो दूसरी शादी की बात भी नहीं की। मैं देख रही थी उस दिन रेस्टोरेंट में तुम दूसरी लड़की को कैसे घूर रहे थे। कौन थी वो लड़की? अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं किसी को नहीं घूर रहा था यार। मैं शादी करके कहाँ फंस गया। हाँ, अब तुम शादी करके फंस गए। ये क्यों नहीं कहती कि मुझसे शादी करके फंस गए? तुम्हें कोई और पसंद थी तो उसी से कर लेते ना शादी। सौरभ समझ जाता है कि सौम्या ऑफिस से अपना खराब मूड लेकर आई है और ऑफिस का गुस्सा उस पर उतार रही है। वो बाजार जाता है और सौम्या के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। ये लो, ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाओ, उससे तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा। और वाकई में आइसक्रीम खाने के बाद सौम्या का माइंड कूल हो जाता है। जान बची तो लाखों पाए। तुमने कुछ कहा क्या सौरभ? नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं खाना बाहर से मंगा दूं? हाँ, आज बाहर से खाना मंगा दो, मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है। सौरभ सबके लिए बाहर से खाना मंगाता है। इसी तरह एक दिन घर में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। सौरभ और सौम्या दोनों जब ऑफिस से घर आते हैं तो देखते हैं दूर के रिश्ते के चाचा जी और चाची जी आए हुए हैं। अरे चाचा जी चाची जी, प्रणाम प्रणाम। आप लोग कब आए? सौम्या भी मेहमानों का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। अभी आए, बस आधा घंटा पहले। सोचा 2 दिन की छुट्टी है, तुम सबसे मिलाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाचा जी, आप ही का तो घर है। सौरभ और सौम्या दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। तो चाचा जी चाची जी 2 दिन रह के जाएंगे? कहा तो उन्होंने ऐसा ही है। तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? तुम उन्हें मना नहीं कर सकते थे? पूरे सप्ताह काम करती हूँ, 2 दिन की तो छुट्टी मिलती है मुझे। सोचा था आराम करूंगी, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में आराम का। तुम मुझे आराम करने दो तब ना। क्या बोल रही हो? मैंने उन्हें थोड़ी ना बुलाया, मैं तो जानता भी नहीं था कि वे आने वाले हैं। ज्यादा भोले मत बनो, तुम्हें सब पता रहता है। तुम्हारी तो सबसे बात होती रहती है। रोज कहते हो आज लखनऊ वाली मौसी से बात की, कल मेरठ वाली चाची से बात की। तुम्हें तो सबकी खबर रहती है। इनका भी पता ही होगा ये आने वाले हैं। अरे कसम से यार, मुझे कुछ नहीं पता था। सौम्या सौरभ से झगड़ा कर रही थी, तभी करुणा सौम्या को आवाज देती है। सौम्या, ओ सौम्या बहू, ले आ गया तुम्हारी मम्मी का बुलावा। ऐसा कहकर तकिया उठाकर वो सौरभ की ओर फेंकती है और कमरे के बाहर चली जाती है। जी मम्मी जी। सौम्या बहू, अपने चाचा जी और चाची जी को चाय नहीं पिलाएगी? हाँ हाँ मम्मी जी, पिलाऊंगी ना, अभी बनाती हूँ। सौम्या किचन में जाकर चाय चढ़ाती है और कमरे में जाकर सौरभ से कहती है, यहाँ आराम से बैठे हो, तुमसे ये नहीं होता कि बाहर जाकर कुछ नाश्ता ले आऊं, या वो भी मैं ही बनाऊंगी? अरे नहीं यार, मैं लेकर आता हूँ ना। हाँ, मैं बोलूंगी तब जाओगे, खुद से नहीं जा सकते थे। तुम कितना लड़ती हो मुझसे सौम्या। तुमसे ही लड़ूंगी, सारी गलती तुम्हारी तो है। सौरभ बाहर जाकर सबके लिए नाश्ता लेकर आता है और सौम्या चाय बनाती है, जिसके बाद वो मेहमानों को चाय नाश्ता देती है। 2 दिन तक चाचा जी और चाची जी घर पर रहते हैं और इन 2 दिनों में उनका सारा गुस्सा सौम्या सौरभ पर निकालती है। तुम्हारे चाचा जी कहीं के नवाब है क्या? क्यों, क्या हो गया? अरे उन्हें हर चीज बैठे बैठे चाहिए, उस पर से तुम सारा दिन टीवी ऑन करके बैठे रहते हो। तुमसे ये नहीं होता कि मेहमानों को जरा पूछ ले कि उन्हें क्या चाहिए? सब मैं ही करूंगी और आप लाट साहब बनकर छुट्टी एंजॉय करोगे। अरे यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं बाहर जा रहा हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं करूँ तो क्या करूँ? तुम घर में चैन से जीने नहीं देती हो और घर से बाहर जाने नहीं देती हो। बेचारा सौरभ, घर में बाहर में चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, सौम्या के गुस्से का शिकार उससे ही बनना पड़ता था। लगता है एक मैं ही एलिजिबल बंदा हूँ सौम्या का गुस्सा निकालने वाला। मुझे देखते ही उसे वो सब कुछ याद आ जाता है जिससे उसका दिमाग गर्म होता है। इसी तरह से एक दिन सौम्या के ससुर जी अभय बाहर घूमने जाते हैं और घूमकर आते हैं तो उसके कुर्ते पर एक दाग लगा होता है। सौम्या बहू, देखना मेरे कुर्ते पर न जाने कैसे दाग लग गया है। जरा इसे अपने हाथों से रगड़ देना, वॉशिंग मशीन में धोने से ये दाग नहीं जाएगा। ठीक है पापा जी। सौम्या बहू, तू ये कुर्ता धोने जा रही है ना, तो मेरी एक साड़ी है उसे भी हाथ से धो दे। ठीक है मम्मी जी, लाइए। रुक, मैं भी लाती हूँ। करुणा अपने कमरे में जाती है और अलमारी से अपनी एक साड़ी निकालकर सौम्या को देती है। ये ना बेटा काफी महंगी साड़ी है, जिसे आराम से धोना, नहीं तो ये खराब हो जाएगी।
आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं बड़े आराम से धोऊंगी। कपड़े लेकर सौम्या अपने कमरे में जाती है, जहाँ सौरभ अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। सौम्या उसका लैपटॉप बंद कर देती है। ये क्या मजाक है सौम्या, मैं काम कर रहा हूँ। ओह, मैं तो जैसे खाली बैठी हूँ ना, ये लो। ऐसा बोलकर सौम्या कपड़ों को सौरभ की गोद में रख देती है। ये क्या है? कपड़े। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है। 2 मिनट में इन्हें अपने हाथ से धोकर लाओ, सिर्फ 2 मिनट में। अरे लेकिन हाथ से क्यों धोना है ना, मशीन में धो लो ना। नहीं, तुम्हारे पापा मम्मी ने कहा है कि मैं इसे अपने हाथ से धोऊं, तभी ये साफ होंगे, वरना ये साफ नहीं होंगे। तो अब तुम इसे अपने हाथ से धोओगे। मैं? नहीं तो क्या मैं धोऊंगी? तुम्हें लगता है मैं ये कपड़े अपने हाथ से धोऊंगी? नहीं नहीं, मैं धो देता हूँ ना। बाथरूम में जाओ और बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। कपड़े धोने की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी धो कर लाता हूँ। सौरभ कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चला जाता है और सौम्या आराम से बैठकर टीवी देखने लगती है। सौरभ को अब हमेशा यही लगता कि न जाने कौन सी बात का गुस्सा सौम्या उस पर निकालेगी। एक रात की बात है, उनके पड़ोस में किसी की शादी थी। पूरा परिवार शादी में जाता है और खा पीकर घर आ जाता है, लेकिन शादी में पूरी रात जोर जोर से गाने बजते हैं, जिसकी वजह से इनकी नींदें हराम हो जाती हैं। रात में सौम्या सौरभ को कुन्ही मारकर जगाती है। सौरभ उठो, न जाने कैसे ये आदमी इतनी शोर में भी सो रहा है, उठो ना। सोने दो ना। सौम्या उसे कुन्ही मार मार कर जगा ही देती है। क्या हुआ? ये लोग कितनी जोर जोर से गाने बजा रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूं यार? तुम तो सांड की तरह टांगे फैलाकर सो रहे हो। गाना बजे या पहाड़ टूट जाए या भूकंप आ जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। सौम्या उससे झगड़ा कर रही होती है और इधर सौरभ फिर से सो जाता है, वो भी जोर जोर से खर्राटे लेकर। फिर सो गया? आज मैं इसे सोने नहीं दूंगी। अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो इससे कैसे आएगी? वो सौरभ को फिर से जगाती है और जी भरकर उससे झगड़ा करती है, उसके खर्राटों को लेकर। तुम्हारी तो आदत ही है रोज खर्राटे लेने की। वो तो मैं ही हूँ जो झेल रही हूँ, कोई और होती ना तो कब का छोड़कर भाग गई होती। आधी रात की बात, जब पड़ोस में गाना बजाना बंद होता है, तब जाकर वे दोनों सोते हैं, लेकिन उनकी नींद पूरी नहीं होती है, जिस कारण सारा दिन सौम्या छोटी छोटी बातों को लेकर सौरभ से झगड़ा करती है। लड़ते झगड़ते उन दोनों के दिन गुजर रहे होते हैं। एक दिन सौम्या अपना मोबाइल फोन चला रही होती है, तभी वो जोर से चिल्ला पड़ती है। ओह नो, मूड ऑफ हो गया यार। क्या हुआ? तुम मुझे बता नहीं सकते थे? अरे क्या नहीं बता सकता था, कुछ बताओगी? तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है? जब अपनी शॉपिंग करनी होती है तो मुझे अपने साथ ले जाते हो और मुझसे पसंद करवा करवा के सारी चीज खरीद देते हो, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता। अरे लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। मैंने कार्ट में कुछ कपड़े ऐड करके रखे थे और सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए, अब मैं क्या खरीदूं? ऐसा बोलकर सौम्या बच्चों की तरह रोने लगती है। अच्छा चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। आज तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगा। सच? हाँ सच। लेकिन वो कपड़े नहीं मिलेंगे ना जो मैंने चूज करके कार्ट में रखे थे। अरे मैं तुम्हें उससे भी अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाऊंगा। सौम्या जल्दी से तैयार होकर आती है और सौरभ उसे शॉपिंग पर लेकर जाता है। ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद सौम्या जी का मूड कुछ ठीक होता है। उसका गुस्सा शांत देखकर सौरभ को भी कुछ राहत मिलती है, लेकिन ये शांति बस कुछ ही देर की थी। घर जाते ही सौम्या का पारा फिर से चढ़ जाता है, क्योंकि घर में उसकी ननद रिम्मी आई हुई होती है। जैसे ही वे दोनों घर पहुंचते, रिम्मी सोफे पर बैठी थी। हाय भाभी। रिम्मी सौम्या के गले लग जाती है। शॉपिंग वॉपिंग क्या क्या लिया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आज मूड हुआ तो कुछ कपड़े ले लिए। मुझे भी दिखाओ ना। रिम्मी सौम्या की शॉपिंग के कपड़े देखने लगती है। भाभी ये सूट बहुत प्यारा है। अरे तुझे अच्छा लगा है तो तू रख ले बेटा। नहीं मम्मी, भाभी अपने लिए लेकर आई है, मैं क्यों लूं? सौम्या जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े बैग में रखकर अपने कमरे में आ जाती है और सौरभ से झगड़ने लगती है। तुम्हारी बहन फिर से टपक पड़ी, इस महीने में चौथी बार आई है, हर हफ्ते चली आती है। इसका अपने ससुराल में मन नहीं लगता है क्या? अरे यार धीरे बोलो ना, वो सुन लेगी। सुन ले तो सुन ले, अच्छा होगा सुन ही ले। यार ऐसे थोड़ी ना होता है, वो अब इस घर की मेहमान है। मेहमान? कौन मेहमान महीने में 4-4 बार आता है? जो महीने में 4 बार आता है ना, वो मेहमान नहीं होता। जब देखो मुंह उठाकर चली आती है। और मम्मी जी मेरा नया सूट उससे दे रही थी, देखा तुमने? अरे पर उससे लिया तो नहीं ना। कैसे ले लेती है इसे? हाँ, मैं देती भी नहीं। अब तुम ही जाओ उसकी खातिरदारी करो, मुझसे नहीं होगा कुछ भी। यार मैं क्या करूं बता,
अभी तुझे घुमा कर लाया हूँ, मैं भी तो थक गया हूँ। क्या कहा? तुम थक गए हो? और मैं तो जैसे थकती नहीं, मैं तो मशीन हूं ना। एक काम करो, मुझे चार्ज में लगा दो और फिर मुझसे खाना भी बनवा लेना, जो चाहे काम करवा लेना। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हें कैसे चार्ज पे लगा दूं? क्योंकि मैं तो मशीन हूँ सौरभ जी। देखो सौम्या, मैं तुम्हारी रोज रोज की लड़ाइयों से थक गया हूँ। हाँ, तो मैं तुमसे लड़ती हूँ? तो ये क्या कर रही हो तुम? सौम्या को सौरभ से लड़ते लड़ते काफी वक्त हो जाता है। तभी रिम्मी उनके कमरे में आती है। भैया भाभी, आप दोनों बाहर आ जाओ, मैंने खाना बना लिया है, आओ आकर खाना खा लो। ठीक है, तुम चलो, हम अभी आते हैं। रिम्मी चली जाती है। देखा तुमने, मेरी बहन ने खाना भी बना दिया है। तुम खामोखा मुझसे लड़ रही थी। अरे महीने में 4 बार आएगी तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। जब जब सौम्या सौरभ से लड़ती, सौरभ उसका गुस्सा ठंडा करने के सारे उपाय कर लेता, लेकिन थोड़ी देर शांत रहने के बाद वो फिर किसी न किसी बात पर उससे लड़ना शुरू कर देती। जैसे सौम्या की हर समस्या का हल सौरभ से लड़कर ही निकलता था। एक बार तो हद हो जाती है। करुणा और अभय कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाने लगते हैं। सौम्या बहू, मैं और तेरे पापा 4 दिनों के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, तो हमारे लिए खाना बनाकर पैक कर देना और अपना और सौरभ का ध्यान रखना। हाँ बेटा? ठीक है मम्मी जी। सौम्या खाना बनाकर पैक कर देती है। अभय और करुणा सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही तुमसे तो मैं कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकती ना। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ सीखो पापा मम्मी से। वे दोनों भी एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लेते हैं और एक तुम हो, मुझे कहीं घुमाने ही नहीं ले जाते। सौम्या, कुछ याद करो डार्लिंग। इस साल मैं तुम्हें 3 बार ट्रिप पर ले जा चुका हूँ। एक बार कश्मीर, दूसरी बार गोवा और तीसरी बार जयपुर। अरे मैं विदेश की बात कर रही थी, विदेश कभी लेकर गए हो मुझे? सौरभ अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। वो समझ जाता है सौम्या को बस लड़ने का बहाना चाहिए। उससे लड़कर ही शायद उसके दिल को सुकून मिलता है, इसलिए वो हर हाल में लड़कर ही मानेगी, वो नहीं सुधरेगी। वो सौम्या से कहता है, ठीक है, इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने मैं तुम्हें कहीं बाहर ले चलूंगा। अरे वाह, कहाँ ले चलोगे? जहां तुम कहोगी। ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी। सौम्या विदेशों में अच्छे अच्छे पर्यटन स्थलों की जानकारी लेने में जुट जाती है और सौरभ सोचता है कि विदेश जाने से पहले तो न जाने हमारी कितनी बार लड़ाई हो जाएगी। कोई ना, होने दो लड़ाई। इसे मुझसे लड़कर ही खुशी मिलती है तो इसे खुशी हो जाने दो। सुबह के समय ड्राइंग रूम में रमेश और मंगला सोफे पर बैठकर चाय पी रहे हैं। दीवार पर टंगी घड़ी में 8 बज चुके हैं। मंगला घड़ी देखकर बहुत चिढ़ जाती है। हे भगवान, सुबह के 8 बज गए हैं और ये बहू अभी तक सोकर नहीं उठी है। नाश्ते का समय हो गया है और मैडम अपने कमरे में आराम से सो रही है। तभी रोहन अपने कमरे से आंखें मलता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ आता है। मंगला उसे देखकर अपने हाथ का चाय का कप मेज पर रखते हुए, रोहन, जरा अपनी महारानी बीवी से पूछोगे कि वो उठने का इरादा रखती भी है या नहीं। 8 बज चुके हैं और घर का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। माँ बेकार में गुस्सा कर रही हैं। कल रात हम पार्टी से बहुत देर से लौटे थे, इसीलिए उसे सोने में थोड़ा वक्त लग गया। आप उसे थोड़ी देर और सोने दीजिए। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, पार्टी से देर से आए तो क्या घर के सारे नियम कानून भूल जाएंगे। हटो तुम रास्ते से, मैं खुद जाकर उसे जगाती हूँ। मंगला तेजी से चलकर निशा के कमरे में पहुंचती है और निशा को जगाते हुए, उठ बहू उठ, बहुत सो लिया तुमने। सुबह के 8 बज रहे हैं और तुम अब तक चादर तान कर सो रही हो। निशा घबराकर उठती है और बिखरे बालों को संभालते हुए मंगला से, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कल रात पार्टी से लौटने में बहुत देर हो गई थी, इसलिए मेरी आंख ही नहीं खुली। ये सब बहानेबाजी नहीं चलती है ससुराल में। चलो जल्दी से उठो और रसोई में जाओ। ससुर जी के नाश्ते का टाइम हो गया है, उनको लेट नहीं चलता है। चलो उठो और नाश्ता बनाओ। मंगला मुड़कर ड्राइंग रूम में चली जाती है। निशा भारी कदमों से रसोई घर की ओर बढ़ती है। वो गैस जलाकर पोहा बनाते हुए मन ही मन, हे भगवान, कितनी स्ट्रिक्ट सास मिली है मुझे। जरा सी भी तरस नहीं आती इन्हें मुझ पर। हर चीज समय पर चाहिए, जरा सी गलती हो तो पूरा घर सिर पर उठा लेती है। निशा नाश्ते की ट्रे उठाकर ड्राइंग रूम में लाती है। वो ट्रे को सेंटर टेबल पर रखकर कप में चाय डालने लगती है। तभी मंगला, नाश्ता इतनी देर में बना है, ससुर जी को काम से बाहर जाना है और तुम इस समय लगा रही हो। थोड़ा फुर्ती से काम करना सीखो बहू। माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। नाश्ता देकर वापस घर के काम में निशा लग जाती है। वो जल्दी जल्दी खाना बनाती है और उसके बाद साफ सफाई करके कपड़े धोकर छत पर पहुंच जाती है। छत पर कपड़े डालते हुए निशा सामने बाल सुखा रही वंदना से, अरे वंदना, मैं तुम्हें आज फोन ही करने वाली थी। मुझे मार्केट जाना था तो सोचा क्यों ना तुम्हें कह दूं, हम दोनों साथ चलेंगे।
हाँ हाँ, क्यों नहीं निशा, मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ, शाम को साथ चलेंगे। निशा कपड़े फैला के नीचे आ जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है, तब निशा अपनी सास के पास जाकर, माँ जी, रसोई में मसाले और काफी सारा सामान खत्म हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ मुझे शॉपिंग के लिए मॉल चली जाऊँ। शॉपिंग पर जाना है? ठीक है, चली जाना, लेकिन ध्यान रखना कि शाम को बिल्कुल समय पर घर वापस आ जाना, देर मत करना। मंगला पर्स से कुछ गिने चुने नोट निकालकर निशा की तरफ बढ़ाते हुए, लो, ये पैसे पकड़ो और जो सामान चाहिए ले आना। माँ जी, इतने में कुछ नहीं होगा, इतने कम पैसों में आज के समय में क्या आता है? नहीं, इतने में ही तुम्हें अपना खर्चा चलाना पड़ेगा। जितने सामान की जरूरत है बस उतना ही खरीदना, फालतू पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी, ठीक है, मैं इतने में ही संभाल लूंगी। निशा शॉपिंग मॉल जाती है। वो शॉपिंग मॉल में घूम रही थी, तभी उसे कॉस्मेटिक्स काउंटर दिखाई देता है। वो वहां जाकर चेहरे वाला मास्क और क्रीम उठाते हुए मन ही मन, ये क्रीम तो बहुत महंगी है, अगर ये ले ली तो बाकी सामान नहीं आएगा। माँ जी ने तो गिन गिन कर पैसे दिए हैं, इतने में ही पूरा पैसा खर्चा हो जाएगा। निशा क्रीम वापस रख देती है। तभी पीछे से उसकी सहेली रिया आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है। अरे निशा, तो इतने दिनों बाद मिली है, कहाँ गायब रहती है आजकल, किसी पार्टी वगैरह में भी नहीं आती? क्या बताऊं रिया, मेरी सास बहुत कड़क है, वो मुझे कहीं अकेले जाने ही नहीं देती, हर बात पर रोक टोक करती है और परेशान करती हैं। अच्छा, यार मेरे ससुराल में तो मेरी सास है ही नहीं, इसलिए मेरी जिंदगी बहुत सुकून से कट रही है, और ससुर तो बहुत अच्छे होते हैं, वो तो कुछ बोलते ही नहीं। हाँ यार, मेरे ससुर जी भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन मेरी सास इतनी स्ट्रिक्ट है कि उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। निशा घर वापस आती है। रात के करीब 8 बज रहे हैं। ड्राइंग रूम में मंगला टहल रही होती है। निशा को देखते ही मंगला, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? तुम्हें पता है कि रात के 8 बज चुके हैं। तुम्हें समय की समझ है या नहीं? माँ जी, रास्ते में मुझे मेरी पुरानी सहेली मिल गई थी, उसी से बातें करने में थोड़ा वक्त लग गया। तुम्हें साफ साफ बोला था ना कि समय पर घर आ जाना। तुम्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? अपनी मनमर्जी चलाना बंद करो। मंगला अपने कमरे में चली जाती है। रमेश सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा होता है। निशा रमेश की तरफ देखकर मन ही मन, पिताजी कितने सीधे हैं, वे कभी कुछ नहीं बोलते, बस मेरी सास ही परेशान करती हैं। शादी के बाद से मुझे जिंदगी जीने को नहीं मिली, काश सास कहीं चली जाए और मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए। निशा ऐसा ही सोच रही थी कि तभी उसकी सास उससे, अरे बहू, अब यहाँ खड़ी खड़ी सोचती ही रहेगी क्या? जाकर खाना भी बनाएगी, तेरे ससुर जी को और मुझे भूख लगी है। निशा किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी निशा की बहन रिद्धि का कॉल आता है। निशा फोन उठाकर बातें करते हुए, हाँ रिद्धि, बता तो कैसी है? दीदी मैं तो बहुत ठीक हूँ, लेकिन तू ये बता कि तू घर कब आ रही है? काफी दिन हो गए तुझे आए हुए। दरअसल रिद्धि, मुझे वहां आने के लिए अपनी सासू माँ से पूछना पड़ेगा, मैं जल्दी ही आऊंगी। पता है दीदी, मोहल्ले की सारी लड़कियां अपनी शादी के बाद 3-3 बार घूम कर चली गई, लेकिन तू एक बार भी नहीं आई। अरे बाबा, कह दिया ना आऊंगी, अभी फोन रख, मुझे खाना बनाना है। निशा फोन रखकर खाना बनाते हुए मन ही मन, अब इसे कैसे बताऊं कि उन लड़कियों की सास इतनी कड़क नहीं होंगी जितनी की मेरी है। निशा जल्दी जल्दी खाना बनाती है और अपने पति और सास ससुर को खिला देती है और खुद भी खा लेती है। उसके बाद निशा रसोई का काम समेट कर कमरे में आती है और मन ही मन, कमरे में तो बहुत घुटन हो रही है, मौसम बाहर कितना अच्छा है, क्यों ना मैं थोड़ी देर छत पर जाकर टहल लूं। निशा छत पर जाती है। थोड़ी देर बाद रोहन बाहर से घूम कर आता है और अपनी माँ से, बेटा रोहन, रात बहुत हो गई है और बाहर मौसम बदल रहा है, देखो जरा निशा छत पर क्या कर रही है, तुम जाओ। ठीक है माँ, मैं जाकर देखता हूँ। रोहन छत पर आता है। निशा को अकेली रेलिंग के पास खड़ी कुछ सोचते देखकर रोहन, निशा, तुम इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? बस रोहन, मैं अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। मुझे तुम्हारे साथ ना समय मिलता है, ना कहीं आने जाने को मिलता है। सासू माँ हमेशा मुझे सुई की नोक पर ही चलाती हैं। देखो निशा, मम्मी पापा के अपने रूल्स हैं। अभी मैं सेटल भी नहीं हूँ, जॉब में भी नहीं हूँ। कॉलेज में प्यार हुआ और शादी कर ली। घर में लव मैरिज अलाउड नहीं थी, फिर भी मम्मी पापा ने एक्सेप्ट कर लिया। सारा खर्चा वही उठाते हैं, तो मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ? हाँ ठीक है ना रोहन, इसलिए तो मैं सब अपनी किस्मत मानकर एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं कौन सा तूफान ला रही हूँ। बातें करने के बाद दोनों नीचे आ जाते हैं। अगले दिन दोपहर में मंगला अपने पति के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी मंगला के देवर और देवरानी वहां आते हैं। वो उनसे बातें करने के बाद निशा को आवाज देकर बुलाती है फिर, बहू, आगे बढ़कर मेहमानों के पैर छुओ और जाकर जल्दी जल्दी नाश्ता बना के लेके आओ। निशा उनके पैर छूती है, फिर रसोई में जाकर नाश्ता बनाकर लाती है।
और मेहमानों को खिलाती है और फिर रसोई में जाकर रसोई की साफ सफाई करती है। वो काफी थक चुकी थी, इसलिए अपनी सास को रसोई में बुलाकर, माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, ऐसा करते हैं आज रात का खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है खाना बाहर से ऑर्डर करने की, तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। लाओ, मैं सब्जी काट देती हूँ और आटा भी गूंद देती हूँ। मंगला वहीं खड़े खड़े आटा गूंद कर रख देती है और सब्जियां भी काट देती है। फिर वो बाहर चली जाती है। निशा रोटियां बेलते हुए बड़बड़ाती है, सासू माँ इतनी कंजूस है कि एक टाइम का खाना भी बाहर से नहीं मंगवा सकती। मुझे इतना थकने के बाद भी खाना बनाना पड़ रहा है। निशा खाना बनाकर मेहमानों को खिलाती है। मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद निशा अपनी बहन रिद्धि को फोन लगाकर, बहुत थक गई हूँ यार, मेरे ससुर जी तो बहुत सीधे हैं, लेकिन मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। अगर मेरी सास 10 दिन के लिए कहीं चली जाए ना, तो मैं चैन से अपनी जिंदगी जी लूं। बेडरूम के बाहर खड़ी मंगला ये बात सुनकर मन ही मन, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें परेशान करती हूँ? अब मैं तुम्हें सच जानने का मौका दूंगी। अगले दिन नाश्ते की मेज पर मंगला सभी से, मैं काफी दिनों से अपने मायके नहीं गई हूँ। मेरी बहन मुझे बार बार बुला रही है। सोच रही हूँ कि 10 दिनों के लिए मायके चली जाऊं। निशा बहू तो घर पर है, वो सब कुछ संभाल ही लेगी। ठीक है, तुम होकर आओ। मंगला अपनी पैकिंग करती है और अपनी बहन के घर चली जाती है। उसके जाते ही निशा बेफिक्र होकर सो जाती है। अगली सुबह 9 बजे ड्राइंग रूम से रमेश की कड़क आवाज गूंजती है, बहू, ओ बहू, अरे इतना समय हो गया, तुम अभी तक सो रही हो? निशा घबराकर उठती है और बाहर भागती है। जी पिताजी, क्या हुआ? 9 बज रहे हैं और तुम सो रही हो। जाओ कॉफी लेकर आओ और नाश्ता भी लाओ। निशा अपने ससुर का ये रूप देखकर डर जाती है। वो किचन में जाती है और नाश्ता बनाते हुए मन ही मन, ससुर जी तो इतने सीधे थे, लेकिन आज अचानक इतने कड़क कैसे हो गए? वो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती है और अपने ससुर को देती है। रमेश नाश्ता करता है और फिर अपने दोस्त को फोन करते हुए, अरे शर्मा जी, मैं आज अकेला बैठा हूँ, आओ जरा पत्ते खेलते हैं। बहू, शर्मा जी और बाकी सब लोग आ रहे हैं, सबके लिए कचौड़ियाँ पकौड़े और चाय बना कर ले आना। निशा अकेली नाश्ता बनाने में जुट जाती है और पसीने से भीग जाती है। उधर बाहर रमेश अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था। निशा नाश्ता बनाकर रमेश और सभी उसकी दोस्तों को देती है और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करते हुए मन ही मन, बाप रे, ससुर जी इतने कड़क हैं कि इतना चिल्ला के बुलाया और नाश्ता बनवाया। सास तो कम से कम मेरी थोड़ी मदद कर देती थी, ससुर जी तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे। शाम को रोहन और निशा तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल रहे थे, तभी उन्हें देखकर रमेश, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मुझे अकेला छोड़कर घूमने जा रहे हो? शर्माती है कि नहीं? अरे मुझे अकेला छोड़कर जाते हुए, हाँ, मैं भी साथ चलूंगा। रमेश उनके साथ बाजार जाता है और हर बात पर चिल्लाता है, ये नहीं खरीदना, उधर नहीं जाना, झूला नहीं झूलना। ये सब देखकर निशा मन ही मन, हे भगवान, इससे तो अच्छी मेरी सास थी, ससुर तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। थोड़ी देर घूमने के बाद भी लोग घर लौट आते हैं। तब रमेश निशा से, बहू, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं खाया। तुम ऐसा करो कि मेरे लिए खाना बना दो। थकी हुई निशा रसोई में जाती है और अपने ससुर के लिए खाना बनाती है। अगले दिन दोपहर में निशा हॉल में बैठकर फोन चला रही थी, तभी रमेश उसे देखकर गुस्सा करते हुए, निशा, फोन रखो, हरदम फोन मत चलाया करो, और जाओ जल्दी से मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर लाओ। निशा अपने ससुर की कड़ी आवाज सुनकर डर जाती है और रसोई में जाकर उनके लिए कॉफी बनाते हुए अपने आप से, जब माँ जी थी तो ससुर जी के छोटे छोटे काम वो कर लिया करती थी और ससुर जी को संभाल लिया करती थी, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अब वो नहीं है, तो मुझे हर काम भारी लग रहा है। निशा दिन गिन गिन कर सास के आने का इंतजार करती है। 10 दिन बाद मंगला घर लौटती है। निशा दौड़कर उनके गले लग जाती है, माँ जी, आप वापस आ गई। आपसे तो 10 गुना ज्यादा खतरनाक ससुर जी हैं। मैं सोचती थी आपके जाने से जिंदगी अच्छी होगी, लेकिन यहाँ तो मेरा जीना हराम हो गया है। बहू, मैं खतरनाक नहीं हूँ, मैं तो लिबरल हूँ। लेकिन तुम्हारे ससुर जी शुरू से कड़क है, इसलिए मैं हमेशा आगे आगे बोल देती थी ताकि वो ना बोले और तुम्हें ज्यादा बुरा ना लगे। तुम पर ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हो। निशा मुस्कुराते हुए मंगला का बैग लेती है और दोनों कमरे की ओर बढ़ जाते हैं।